तो कल जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर वहां पे कोई भी दिक्कत हो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि करते हैं इसमें। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का मतलब आप सबको पता है कि आने वाला समय, यानी कि जो भी समय आने वाले होगा, ठीक है, आने वाले टाइम पे जो समय है उसके लिए हम लोग फ्यूचर का नाम लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब वो चीज जब कंटिन्यू फॉर्म में, ठीक है, जब चल रही है कोई काम तो उसको हम लोग कंटिन्यू कहते हैं। और टेंस आप लोग जो पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा हर एक काम, ऐसा हर एक एक्शन जो आपके आने वाले समय पे कंटिन्यू होगा, ठीक है, आपके फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू हो रहा होगा, प्रोग्रेस हो रहा होगा। ठीक है, आगे मैं बता दूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस वैसा टेंस है जिसमें आपका जो स्टेटमेंट है, जिसमें आपका जो सेंटेंस है वो क्या रहेगा, तो फ्यूचर के किसी समय का बात किया जाएगा और उस समय पे कोई एक काम को करते हुए दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कोई काम अगर एक कंटिन्यू फॉर्म पे रहा फ्यूचर के समय पे तो उसको हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए ये आपका डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? दिस टेंस इंडिकेट्स द एक्शंस दैट विल अकर इन फ्यूचर एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर अ सर्टेन टाइम। नाउ इसका मतलब क्या है वो भी देखते हैं कि ये जो टेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है कि जो भी एक्शंस, ठीक है, वो होने वाले हैं कब, फ्यूचर में, दैट विल अकर इन फ्यूचर। यानी दिस टेंस इंडिकेट द एक्शंस, यानी ये जो टेंस है वो कोई भी ऐसे एक्शंस को इंडिकेट करता है, दिखाता है जो कि हमारा होने वाला है फ्यूचर में और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो कुछ और समय तक कंटिन्यू रहेगा, यानी कि फ्यूचर के और भी समय तक वो कंटिन्यू रहेगा। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, फ्यूचर के किसी एक टाइम पे वो स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू रहेगा वहां पे, ठीक है, फ्यूचर के किसी एक टाइम पे स्टार्ट हुआ और वहां से वो कंटिन्यू रहेगा कुछ और टाइम तक। तो वैसे चीजों को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं, जो कि टेंस ऐसा टेंस जो हमारा ये दिखाए कि जो एक्शन है हमारा वो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ है, आने वाले समय पे स्टार्ट होगा और उस समय से वो कुछ और देर तक चलेगा। तो ऐसे ही टेंस को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी अच्छे से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स के जैसा भी ये अवेलेबल रह सके। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके हम लोग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रक्चर कैसे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को यूज करके बना सकते हैं कोई एक सेंटेंस, तो उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर का अगर बात किया जाए तो जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव, इसको आप एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हो। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो ये है सब्जेक्ट प्लस विल बी, ईदर यू कैन ऑल्सो राइट शैल बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ पॉजिटिव का, जहां पे सब्जेक्ट प्लस विल बी, ईदर यू कैन ऑल्सो राइट शैल बी, V1 प्लस ing और द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कैसे कैसे हो गया, यहाँ पे विल बी और शैल बी जो है ना वो एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे V1 प्लस ing जो है वो हमारा एक मेन वर्ब है। ठीक है,
ये सब्जेक्ट हो गया और वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से कोई एक पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हमको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं बाजार जा रहा हूंगा, ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूंगा। आप अब यहाँ पे फील करिएगा कि इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर आ रहे हैं कि मैं बाजार जा रहा हूंगा, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूँ में क्या होगा कि फ्यूचर के समय पे मैं एक कोई काम कंटिन्यू फॉर्म पे रखा होगा मैंने। समझिए इसको, सेंटेंस में क्या दिख रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, इट मींस कि मैं फ्यूचर के एक समय पे इस काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना, इस काम को मैं प्रोग्रेस में रखा हूँ फ्यूचर के किसी एक समय पे। तो वैसे सेंटेंसेस को आप लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं, ठीक है, ये चीज तो हो गई। अच्छा एक और बात, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है, एक शैल बी एक विल बी। दोनों का इस्तेमाल कहाँ करता है? तो जो शैल भी है ना वो कहीं और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस इसको आप आई और वी के साथ ही इस्तेमाल करते हो, जो कि आपका फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। आपको अगर याद होगा तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारा आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारा वी है। तो इसी जगह पे सिर्फ शैल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बाकी जो विल भी है वो हर एक जगह पे एलिजिबल होगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट के साथ ये एलिजिबल होगा। जितने भी सब्जेक्ट है ना आपके, ठीक है, इस जगह पे उस सारे के साथ विल यहाँ पे लगने के लिए कैपेबल। अब सारे सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया, तो आई के साथ भी वी के साथ भी विल आप लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अगर आपका आई और वी रहा वहां पे भी विल भी लगा सकते हैं, पर वहां पे शैल भी आप लगा सकते हैं। तो आपको जो मन लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप अपने अकॉर्डिंग चुन के लगा सकते हैं। शैल भी आप लगा सकते हैं आई और वी के साथ, और विल भी लगा सकते हैं आई और वी के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट अगर हमारा कुछ और रहा, जैसे कि यू रहा या ही सी इट या फिर किसी का नाम या फिर दे, तो ऐसे हर एक जगह पे आपको विल बी को ही लगाना है, ठीक है, समझ आई बात। यानी सब्जेक्ट हमारा कुछ भी रह जाए, कुछ भी, वहां पे आप विल बी लगा सकते हैं। पर अगर आपको मन लगे, आपका मन ये करे कि आपको शैल का इस्तेमाल करना है, तो आप सिर्फ आई और वी के साथ ही कर सकते हो। यानी कि इसके जगह पे जब अगर आई रहा या वी रहा तो वहां पे आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यहाँ पे और भी कोई दूसरा सब्जेक्ट रहा जैसे कि यू या फिर दे वगैरह, तो वहां पे आप शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ आई और वी के साथ। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको एक बार करते हैं ट्रांसलेट इस फॉर्मेट पे, इसको करते हैं एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट ये देखते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँगा, ठीक है, तो मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन होता है? एक सेंटेंस में जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बताई जा रही बात, तो यही वो काम कर रहा है, ठीक है, यही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई, है ना। तो आई के लिए हम लोग ये लगे, और आई के लिए तो क्या लगा सकता है? शैल बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे विल भी लगा सकते हैं या तो शैल भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद V1 प्लस आई, जाने का बात हो रहा है, क्या हो जाएगा? गोइंग, बहुत बढ़िया, गोइंग टू, बहुत बढ़िया। तो देखिए सब कितना आसानी से बनने लगे ना कि आई विल बी गोइंग टू मार्केट, और इस जगह पे आप शैल बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि आई या तो वी, यानी कि यहाँ पे मैं की जगह हम लोग भी रहता, तो वहां पे भी आप शैल बी का इस्तेमाल कर सकते थे, और साथ ही साथ विल बी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों हमारे इस जगह पे एलिजिबल होगा लगने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो एक बार वापस से इसको रिपीट करके बता दूं कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल बी या तो शैल बी, देन V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट शैल बी फॉर द फर्स्ट पर्सन ओनली, जब सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, और अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई भी है, ठीक है, तो वहां पे विल भी आप लगा सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से सारे लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, कैसे एग्जाम्पल भी हमने करके देख लिया, ठीक है। सारे लोग ले लिया, सारे लोग ले लिया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे।
अब अगर कोई भी हमारा एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, यानी ऐसा एक सेंटेंस डिक्लेयर किया जा रहा हो जहां पे नेगेटिव बातें की जा रही है, ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस बताया गया हो जहां पे कोई एक बात नेगेटिव में हो। अब जैसे उसको भी करके देख लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद एक इस पे एग्जांपल करके देख लेंगे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप देखिएगा ना, पाइएगा क्या कि विल और बी जो है ना वो स्प्लिट हो गया, अलग हो गया। पहले ये विल भी एक साथ था, अब विल और बी के बीच में क्या आ गया, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव एक सेंटेंस है। तो क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे दोनों जो हेल्पिंग वर्ब था हमारा मर्ज होके जो एक साथ हेल्पिंग वर्ब था विल बी, अब वो एक्चुअली विल के बाद नॉट और तब जाके बी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंजेस है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो क्या बन गया ये, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसमें भी एक क्वेश्चन अगर हमें मालूम करके देखने का तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे विल बी मैंने सिर्फ लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि विल बी हमारा सब जगह पे लग जाता है। अगर आपको शैल बी भी लिखना है, शैल बी लिख सकते हैं इस जगह पे, विल के जगह पे, विल के साथ आप शैल को भी लिख सकते हैं और यहाँ पे शैल बी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारी बन सकती हैं, ठीक है। विल के जगह पे आप शैल, बाकी सेम स्ट्रक्चर रह जाएगा। तो विल और शैल, विल अगेन वापस किस चीज के लिए, तो सब सब्जेक्ट जितने भी आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड पर्सन का आप यूज कर रहे हो वहां पे आपका विल लग सकता है, इसलिए विल को आप जहां मन वहां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल बी का आप इस्तेमाल हर एक जगह पे कर सकते हैं शैल बी के जगह पे, और शैल बी को आप हर जगह पे नहीं लगा सकते, ठीक है। शैल बी को अगर लगाना है आपको तो सिर्फ और सिर्फ आई और बी के साथ, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी करके देख लेता हूं इस पे, जो ट्रांसलेशन वाली क्वेश्चन है वो करके एक बार देख लेते हैं, ताकि कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे एक सेंटेंस के अंदर वो सीख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए ये सेंटेंस मैं लिखता हूं कि राम पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। अब यहां पे देखिए कि क्या मैंने बोला, राम पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज है ना कि राम पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, यानी कि राम ने ये काम कंटिन्यू नहीं किया होगा। तो इस चीज के ऊपर हम लोग बना के देख लेते हैं एक बार। तो राम हमारा क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। आपको याद, मैंने बता दूं वापस से कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस लिखा गया हो, या फिर एक सेंटेंस के अंदर जो भी कोई काम करता हुआ दिख जाए वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे राम के बारे में लिखा गया है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे राम, तो राम क्या है, एक सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब उसके साथ क्या शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं राम के साथ, क्योंकि शैल का इस्तेमाल हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ कर सकते हैं। तो बताइए क्या शैल यहाँ पे लग सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि शैल सिर्फ आई और वी के साथ लग सकता है। तो यहाँ पे राम है और राम आई और वी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो राम की जगह पे हम लोग विल लगाएंगे राम के साथ। तो राम विल अब नहीं कर रहा है, विल के बाद क्या हो जाएगा, नॉट। तो राम विल नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, बी, ठीक है, V1 प्लस ing। अब पढ़ाई करने का बात हो रहा है ना, कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो पढ़ाई नहीं करने का हम लोग रीडिंग लिख सकते हैं, रीडिंग, और आप चाहे तो स्टडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, STUDING आप स्टडिंग भी लिख सकते हैं, या READING आप रीडिंग भी लिख सकते हैं। तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं इस जगह पे। तो ये आपका बन गया एक नेगेटिव स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो कि एक फ्यूचर की नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखा रही है। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव पार्ट पे। एक जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस क्या कहते हैं स्ट्रक्चर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इंटेरोगेटिव के पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब जो हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं।
इंटरोगेटिव का जो फर्स्ट फॉर्म है आपको मैंने बता रखा है कि वो यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे पाओ। अगर वैसा कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको यस नो वाले कैटेगरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V1 प्लस ing और लास्टली हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विल सब्जेक्ट बी V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर? तो ये आपका हो गया यस नो टाइप का। जो दूसरा हमारा टाइप है इंफॉर्मेटिव, उसका एक बार देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं, इंफॉर्मेटिव में आपको एक डिटेल आंसर करनी होती है, और उस डिटेल को आंसर को हम लोग कैसे पा सकते हैं, तो QW लगा के। QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, जो भी आपके WH वर्ड होते हैं ना, WH वर्ड, उसी को हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से जानते हैं एक्चुअली। तो क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग विल डाल देंगे यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, V1 प्लस ing और फिर लास्टली ऑब्जेक्ट। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो भी इंफॉर्मेटिव सेंटेंस जहां पे आपको डिटेल आंसर चाहिए, पूरा आंसर चाहिए, तो उस जगह पे आप ये वाला पुट कर सकते हो स्टेटमेंट का इंप्लीमेंटेशन। और जिस भी जगह पे आपको कुछ ऐसा जवाब चाहिए जो कि सिर्फ हाँ या ना में आप सेटिस्फाई कर दें। तो देखिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग करके देख लेते हैं यहाँ पे ज्यादा आसानी के लिए। अब यस नो वाला का एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, यस नो टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। जैसे क्या आप खेल रहे होगे, क्या आप खेल रहे होगे, ठीक है, इसका देख लेते बना के क्या हो जाएगा। देखिए आप ये सवाल जैसे ही देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ हाँ या ना में देना है। आपसे कोई पूछेगा क्या आप पढ़ रहे होगे, या क्या आप खेल रहे होगे, क्या आप खा रहे होगे, ठीक है, तो आप क्या बोलेगा कि अगर आप खा रहे होंगे तो हाँ बोलेगा कि हाँ हम खा रहे होंगे, या फिर अगर नहीं खा रहे होगे तो आप बोलेगा नहीं हम नहीं खा रहे होंगे। तो सिर्फ यहाँ पे आप हाँ या ना जवाब दे सकते हैं। क्या आप खेल रहे होगे, हाँ हम खेल रहे होंगे, या फिर नहीं खेल रहे होगे तो नहीं खेल रहे होंगे। तो बस यही आपको करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाँ या ना वाले में, ये और नो में विल, और आप है तो यू, बस हो गया, विल यू बी प्लेइंग, बात खत्म। विल यू बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि क्या आप खेल रहे हैं, उसके बारे में तो लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, और इसमें डिटेल आंसरिंग वाली क्वेश्चन को बनाता हूं इसको, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ये कर दूं, आप क्या खेल रहे होगे, ठीक है, आप क्या खेल रहे होगे। यहाँ पे आपको हाँ या ना में दे पाओगे क्या ये कभी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे पाओगे, आप क्या खेल रहे होगे। तो क्या खेल रहे हैं वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, इसमें हाँ या ना नहीं दे सकते, तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। ये जो सेकंड वाला है ना, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे वर्ड, जिससे आप सवाल पूछने का काम करते हैं। तो आप और क्या, ये क्या है ना जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा व्हाट, है ना, व्हाट, क्या के लिए व्हाट, उसके बाद विल जो सेकंड में हमारा। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आपके लिए यू, तो व्हाट विल यू, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हम लोग को, बी, तो व्हाट विल यू बी, और लास्ट में हमारा जो वर्ब है, तो व्हाट विल यू बी प्लेइंग, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या खेल रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यस नो टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कंप्लीट होता है। इसको यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, हाँ रुके हुए तो कल जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर वहां पे कोई भी दिक्कत हो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस के पास्ट पार्ट को और फ्यूचर पार्ट को यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करके देख लिया है, ठीक है। तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है।